डार्क लेंस स्टूडियोज 26 अगस्त 2026। हिमालय की लगभग खामोश ऊंचाइयों में एक ऐसी घटना शुरू हुई जिसका असर कुछ ही घंटों में इंटरनेशनल बॉर्डर्स के पार महसूस किया जाने लगा। तिब्बत नेपाल बॉर्डर के पास ऊंचे पहाड़ों से आइस और रॉक का एक विशाल मास अचानक नीचे की ओर आया। कुछ ही समय में पानी, बर्फ, पत्थर और सेडिमेंट ने मिलकर एक बेहद पावरफुल सर्ज पैदा कर दिया। और फिर शुरू हुआ पानी का सफर, पहाड़ों से नीचे, नेपाल की गहरी वैलीज से होते हुए और आगे इंडिया की दिशा में। नेपाल में तबाही की तस्वीरें सामने आने लगीं और सैकड़ों किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम बिहार में अथॉरिटीज अलर्ट हो गईं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, हिमालय में शुरू हुई एक घटना इतनी दूर बिहार के लिए कंसर्न कैसे पैदा कर सकती है? क्या पहाड़ों में हुआ एक ग्लेशियर और आइस रॉक कोलैप्स सैकड़ों किलोमीटर दूर मौजूद रिवर सिस्टम को प्रभावित कर सकता है? और अगर हां, तो इसके पीछे की साइंस क्या है? इसे समझने के लिए हमें सिर्फ फ्लड को नहीं, पानी के पूरे सफर को समझना होगा। इस डिजास्टर के एग्जैक्ट ट्रिगर की साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन अभी भी महत्वपूर्ण है। प्रिलिमिनरी साइंटिफिक असेसमेंट के अनुसार ऊंचाई से बड़ी मात्रा में आइस और रॉक डेब्री नीचे लंडेखोला की तरफ आया। अब यहीं से फिजिक्स बदल जाती है। हजारों मीटर्स की ऊंचाई पर मौजूद आइस और रॉक के अंदर इनॉर्मस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब इतना बड़ा मास स्टीप माउंटेन स्लोप से नीचे गिरता है, तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत तेजी से किनेटिक एनर्जी में बदलने लगती है। यानी जो मटेरियल कुछ मोमेंट्स पहले पहाड़ पर लगभग स्टेशनरी था, वही नीचे आते आते एक बेहद डिस्ट्रक्टिव आइस रॉक एवलांच बन सकता है। लेकिन असली खतरा तब और बढ़ जाता है जब यह अवालांच किसी रिवर वैली में प्रवेश करती है। अचानक इनॉर्मस क्वांटिटी में आइस, रॉक, मड और डेब्री रिवर में प्रवेश कर जाए, तो रिवर का रास्ता नैरो हो सकता है, फ्लो टेम्परेरली ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है और उसके पीछे पानी अक्यूमुलेट होना शुरू हो सकता है। अगर ऐसा नेचुरल ब्लॉकेज अचानक फेल करता है, तो जमा हुआ पानी और डिब्री एक साथ रिलीज होकर पावरफुल फ्लड पल्स पैदा कर सकते हैं। और यह सिर्फ साफ पानी नहीं होता, इसमें मड हो सकती है, बड़े रॉक्स हो सकते हैं, ट्रीज हो सकते हैं और इनॉर्मस क्वांटिटी में सेडिमेंट हो सकता है। यानी एक सामान्य रिवर फ्लो कुछ ही मोमेंट्स में एक डिस्ट्रक्टिव मूविंग मिक्सचर में बदल सकता है। और हिमालयस में इसकी ताकत को कई गुना बढ़ाने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीज है ग्रेडियंट। हिमालयन रिवर्स बहुत स्टीप टेरेन से नीचे आती हैं, ऊंचाई बहुत तेजी से कम होती है, ग्रेविटी पानी को लगातार नीचे की ओर एक्सेलरेट करती है और कई हिमालयन वैलीज बेहद नैरो होती हैं। इसलिए इनॉर्मस वॉल्यूम ऑफ वाटर को कंपैरेटिवली छोटे चैनल से गुजरना पड़ सकता है। वेलोसिटी बढ़ती है, टर्बुलेंस बढ़ती है और फ्लोइंग वाटर की डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ड्रामेटिकली बढ़ सकती है। इसीलिए माउंटेन फ्लैश फ्लड हमेशा सिर्फ एक धीरे धीरे बढ़ती हुई नदी जैसी नहीं दिखाई देती। कभी कभी वह वाटर, मड और डेब्री की एक मूविंग वॉल जैसी बन सकती है। इस घटना के दौरान डाउनस्ट्रीम त्रिशूली रिवर में वाटर लेवल बहुत तेजी से बढ़ने की रिपोर्ट्स सामने आईं। गालखी के पास वाटर लेवल लगभग 30 मिनट्स में 9 मीटर्स तक बढ़ने की रिपोर्ट हुई। सोचिए, सिर्फ आधा घंटा, और नदी का लेवल कई मीटर्स ऊपर। नदी का लेवल ऊपर, यही है फ्लैश फ्लड की असली ताकत। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा समझिए, पानी आखिर गया कहां? यहीं से हमें रिवर सिस्टम को फॉलो करना होगा। लेंडेखोला, भोटेकोशी, फिर आगे त्रिशूली रिवर। त्रिशूली आगे दूसरे रिवर फ्लोज के साथ मिलकर बड़े नारायणी रिवर सिस्टम का हिस्सा बनती है। और जब यही नारायणी इंडिया में वाल्मीकि नगर के पास प्रवेश करती है, तो इसका नाम हो जाता है गंडक। रिवर को इंटरनेशनल बॉर्डर दिखाई नहीं देता, उसे सिर्फ एलिवेशन दिखाई देता है, ग्रेविटी दिखाई देती है और आगे जाने का अवेलेबल पाथ। इसीलिए हिमालयन डिजास्टर्स को समझने के लिए पॉलिटिकल मैप से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है रिवर बेसिन मैप। और यही कनेक्शन बिहार को इस कहानी में लाता है। नेपाल से आने वाले इस रिवर सिस्टम का सबसे डायरेक्ट डाउनस्ट्रीम कंसर्न गंडक बेसिन से जुड़ा था, वेस्ट चंपारण। इस रूट पर सबसे महत्वपूर्ण इंडियन क्षेत्रों में से एक है। इसके बाद ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, सरन, मुजफ्फरपुर और वैशाली
जैसे गंडक कनेक्टेड और डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों पर भी निगरानी महत्वपूर्ण हो जाती है। नॉर्थ बिहार के सीतामाढ़ी और शेवहार जैसे फ्लड वल्नरेबल क्षेत्रों में भी अथॉरिटीज सिचुएशन पर नजर रखती हैं। लेकिन यहाँ एक डिस्टिंक्शन बहुत जरूरी है। बिहार की हर फ्लड प्रोन रिवर इस एक फ्लड वेव से कनेक्टेड नहीं है। कोसी, बागमती और दूसरी हिमालयन रिवर्स की अपनी अलग कैचमेंट्स और रिवर सिस्टम्स हैं। इस पर्टिकुलर इवेंट में सबसे डायरेक्ट डाउनस्ट्रीम कनेक्शन नारायणी गंडक सिस्टम का है। लेकिन बिहार पहुंचते पहुंचते पानी की फिजिक्स में एक और बड़ा बदलाव आता है। नेपाल के माउंटेन्स में रिवर स्टीप स्लोप्स से गुजर रही थी, लेकिन बिहार में प्रवेश करते ही टेरेन कंपैरेटिवली फ्लैट होने लगता है। ग्रेडियंट कम हो जाता है। वाटर वेलोसिटी जनरली कम होने लगती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि खतरा समाप्त हो गया, बल्कि मारा खतरे का नेचर बदल जाता है। माउंटेन्स में सबसे बड़ा खतरा हो सकता है स्पीड और इम्पैक्ट एनर्जी, लेकिन प्लेन्स में बड़ा खतरा बन सकता है वॉल्यूम, ड्यूरेशन और स्प्रेड। पानी फ्लड प्लेन में फैल सकता है। रिवर अपने साथ लाई सेडिमेंट को डिपॉजिट करना शुरू कर सकती है। लो लाइंग एरियाज इनंडेट हो सकते हैं। और अगर रिवर पहले से मॉनसून के कारण हाई लेवल पर हो, तो अपस्ट्रीम से आने वाला एडिशनल फ्लड पल्स पूरे सिस्टम पर एक्स्ट्रा प्रेशर डाल सकता है। इसीलिए फ्लड रिस्क सिर्फ इस सवाल से तय नहीं होता कि कितना पानी नेपाल से आ रहा है। असल इक्वेशन कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अपस्ट्रीम डिस्चार्ज कितना है, रिवर पहले से कितनी हाई है, लोकल रेनफॉल कितना हुआ है, ट्रिब्यूटरीज कितना पानी ला रही हैं, चैनल कैपेसिटी कितनी है, एम्बैंकमेंट्स की स्थिति क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण, फ्लड पीक कब पहुंचेगा। इसी पोटेंशियल रिस्क को समझने के लिए बिहार में मॉनिटरिंग केवल कंट्रोल रूम्स और कंप्यूटर स्क्रीन्स तक सीमित नहीं रही। 27 अगस्त को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हेलीकॉप्टर से बगाहा, वाल्मीकिनगर, बेतिया और मोतिहारी के क्षेत्रों का एरियल सर्वे किया। ऊपर से दिखाई देता बिहार का विशाल फ्लड प्लेन हमें माउंटेन और प्लेन फ्लड्स के बीच का फंडामेंटल डिफरेंस समझाता है। पहाड़ों में पानी नैरो वैलीज के बीच तेजी से दौड़ता है, लेकिन प्लेन्स में उसी पानी को फैलने के लिए इनॉर्मस एरिया मिल सकता है। और इसके बाद अटेंशन पहुंचा वाल्मीकिनगर गंडक बैराज। 26 अगस्त की रात गंडक बैराज पर डिस्चार्ज लगभग 1.5 लाख क्यूसेक्स तक पहुंचा। इंक्रीज्ड फ्लो को रिवर सिस्टम से आगे पास करने में मदद के लिए बैराज के सभी 36 गेट्स खोल दिए गए। लेकिन यहां एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग को समझना बहुत जरूरी है। बैराज कोई ऐसी जायंट वॉल नहीं है जिसका काम हर फ्लड को रोक देना हो। उसके गेट्स रिवर फ्लो को रेगुलेट और पास करने में मदद करते हैं। जब अपस्ट्रीम से बहुत अधिक डिस्चार्ज आता है, तो इनकमिंग वाटर को डाउनस्ट्रीम जाने के लिए पर्याप्त पैसेज देना जरूरी हो सकता है, क्योंकि फ्लड के दौरान एक फंडामेंटल रूल काम करता है, वाटर नीड्स समवेयर टू गो। अगर इनकमिंग डिस्चार्ज बहुत बड़ा हो और पानी को अननेसेसरीली रिस्ट्रिक्ट किया जाए, तो अपस्ट्रीम वाटर लेवल तेजी से बढ़ सकता है। इसीलिए इंजीनियर्स लगातार मॉनिटर करते हैं अपस्ट्रीम वाटर लेवल, डाउनस्ट्रीम वाटर लेवल, डिस्चार्ज और रेट ऑफ चेंज। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। अलर्ट का मतलब यह नहीं कि कैटास्ट्रोफी निश्चित है। यही अर्ली वार्निंग सिस्टम का पर्पस है। वर्स्ट केस सिचुएशन आने का इंतजार करने के बजाय अथॉरिटीज पहले से प्रिपेयर करती हैं। वल्नरेबल और लो लाइंग एरियाज पर निगरानी रखी जाती है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जैसी रेस्क्यू टीम्स को तैयार रखा जाता है, और जहां जरूरत हो, लोगों को सेफर लोकेशंस तक पहुंचाया जाता है। 27 अगस्त तक एक इनकरेजिंग डेवलपमेंट भी सामने आया। वाल्मीकिनगर पर गंडक का सर्ज पीक करने के बाद रिसेड होने लगा। इसलिए इस कहानी का मतलब यह नहीं है कि बिहार में विनाशकारी फ्लड आ चुका है। असल कहानी कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यह कहानी है कि कैसे हिमालयस में शुरू हुए एक क्रॉस बॉर्डर नेचुरल हैजर्ड को साइंस, रिवर गेजेस, सैटेलाइट इमेजरी और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की मदद से हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम ट्रैक किया जाता है। अब बिहार की इन तस्वीरों को देखिए। ये बिहार की प्रीवियस फ्लड्स की आर्काइव इमेजेस हैं, लेकिन ये हमें एक महत्वपूर्ण वार्निंग देती हैं। जब कोई बड़ी रिवर अपने फ्लड प्लेन में फैलती है, तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ वाटर लेवल तक सीमित नहीं रहता।
विलेजेस आइसोलेट हो सकते हैं, एग्रीकल्चरल फील्ड्स पानी में डूब सकते हैं, रोड कनेक्टिविटी टूट सकती है, लोगों को रूफटॉप्स या ऊंची जगहों पर शेल्टर लेना पड़ सकता है, और एनडीआरएफ जैसी रेस्क्यू टीम्स को बोट्स के जरिए कम्युनिटीज तक पहुंचना पड़ सकता है। इसीलिए फ्लड मैनेजमेंट में सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स सिर्फ मशीनरी नहीं है, सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स है टाइम। और यही वह जगह है जहां सैटेलाइट टेक्नोलॉजी हमारी आंख बन जाती है। स्पेस से हम ग्लेशियर्स और माउंटेन टेरेन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। बिफोर एंड आफ्टर सैटेलाइट इमेजरी से लैंडस्केप में हुए चेंजेस आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। रिवर गेजेस बताते हैं कि डाउनस्ट्रीम वाटर लेवल कितनी तेजी से बदल रहा है। वेदर डेटा रेनफॉल को ट्रैक करता है। हाइड्रोलॉजिकल मॉडल्स एस्टिमेट करते हैं कि फ्लड पल्स आगे कब और कितनी इंटेंसिटी से पहुंच सकता है। और जब इन सभी इंफॉर्मेशन को एक साथ कंबाइन किया जाता है तो हमें मिलता है अर्ली वार्निंग। साइंस हमेशा डिजास्टर को रोक नहीं सकती, लेकिन साइंस हमें डिजास्टर और पॉपुलेशन के बीच कुछ प्रेशियस आवर्स दे सकती है, और कई बार वही कुछ आवर्स जाने बचा सकते हैं। 26 अगस्त को हिमालयस में शुरू हुई यह घटना हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाती है। हम मैप्स पर कंट्रीज को लाइन से डिवाइड करते हैं, लेकिन नेचर उन लाइंस को नहीं पहचानती। आइस और रॉक हाई हिमालयास में डिस्टेबलाइज हो सकते हैं। डेब्री नेपाल की रिवर वैली में प्रवेश कर सकता है। फ्लड पल्स त्रिशूली से नारायणी तक ट्रैवल कर सकता है, और हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम बिहार में इंजीनियर्स बैराज गेट्स ऑपरेट करके रिवर को मॉनिटर कर सकते हैं। यह सब एक ही कनेक्टेड सिस्टम का हिस्सा है। ग्लेशियर, माउंटेन, रिवर, मॉनसून, फ्लड प्लेन और आखिर में हम इंसान। इसलिए अगली बार जब कोई हेडलाइन दिखाई दे, नेपाल में फ्लैश फ्लड, बिहार हाई अलर्ट पर, तो सिर्फ पानी मत देखिए, उसके पीछे की फिजिक्स देखिए। ग्रेविटी देखिए, जियोग्राफी देखिए, सेडिमेंट देखिए, रिवर नेटवर्क देखिए, और उस साइंस को समझिए जो हजारों मीटर्स ऊंचे हिमालयास को बिहार के मैदानों से जोड़ती है। क्योंकि यह सिर्फ एक फ्लड की कहानी नहीं है, यह एक कनेक्टेड प्लैनेट की कहानी है। एक ऐसी दुनिया जहां पहाड़ों में शुरू हुई एक घटना सैकड़ों किलोमीटर्स दूर रहने वाले लोगों तक अपना असर पहुंचा सकती है। डार्क लेंस स्टूडियोज।